हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस रहती है उसका चैप्टर नंबर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। इनके जो आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में काफी बार आए हैं और प्री बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आज हम उन्हें करने जा रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को करने बाद आपके पेपर में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इस विश्वास के साथ आइए हम इसे शुरू करते हैं। अपने जो पहले हमारे आएंगे अति लघु फिर लघु, मतलब मिक्स क्वेश्चन है, तो आप इन्हें देखते हुए चलना। तो जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है इसमें, सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ होता है। तो आपको बताना है, जब राजनीति में और धर्म की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाए तो इसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। यानी जब किसी भी जाति में, ठीक है, राजनीति में किसी भी धर्म को सबसे ऊपर बता दिया जाए तो उसे सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। मतलब जितने भी मान लो 1000 पुरुष हैं, उनके ऊपर जितनी भी स्त्रियां होंगी उनका जो अनुपात होता है यानी रेशो होता है उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। जातिवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना उकेर कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार को जातिवाद कहा जाता है। यानी जब आपने देखा होगा, जैसे कोई हमारे चुनाव आते हैं तो कोई भी पार्टी किसी भी जाति को लेकर अगर उसको मतलब उसे ज्यादा बढ़ावा देता है, अगर उस क्षेत्र में उस जाति के समूह के लोग ज्यादा हैं तो उन्हें ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि उनसे उनकी वोट ले सके उनसे, है ना, ज्यादातर वोट उनकी मिल सके। इस वजह से जो ये सारी चीजें होती हैं यानी चुनावी लाभ के लिए, यानी चुनाव के लिए जाति को उकेर कर उनका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, उसे जातिवाद कहा जाता है। अब आते हैं नारीवाद का क्या अर्थ होता है। नारीवाद एक विचारधारा है जो यह कहता है कि स्त्रियों को भी समाज में वही स्थिति प्राप्त हो जो पुरुषों को प्राप्त है। यानी नारीवाद एक विचारधारा है, वो भी यही कहता है कि जैसे पुरुषों को जो सम्मान दिया जाता है, जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है, तो वही चीज नारियों के साथ यानी औरतों महिलाओं के साथ भी करी जाए। अगला है हमारा, नारीवाद आंदोलन किसे कहते हैं। क्योंकि भाई नारीवाद आंदोलन हुआ था, ये क्या था, वह आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे। ठीक है, यानी जो स्त्रियां थी उन्हें पुरुषों के जितना सम्मान दिलाने के लिए जो आंदोलन करे गए थे, वही क्या करा, इसे क्या कहते हैं, नारीवाद आंदोलन कहते हैं। श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है। यानी जो श्रम होता है यानी मजदूर वगैरह होते हैं या काम करने को, उन्हें लैंगिक विभाजन क्या होता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और बाहर के काम पुरुष करते हैं, उसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। यानी जैसे अब भी ज्यादातर यही होता है मोस्टली, यानी अब मान लो 50 to 60% कह सकते हैं कि औरतें भी बाहर जाके, महिला भी काम करती हैं बाहर। पर पहले जो था उस समय तो भाई सारे काम घर के औरतें ही करती थी और बाहर के काम पुरुष करा करते थे, उसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। श्रम में लैंगिक विभाजन का क्या परिणाम निकला भाई। इससे महिला तो घर की चौकीदारी में सिमट कर रह गई थी और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया था। मतलब एक महिला को एक तरीके से कैद कर दिया गया था लैंगिक विभाजन करके, कि भाई महिला सिर्फ घर में रहेंगी, घर का काम करेंगी, झाड़ू पोछा चौका ये वाली, तो पुरुष बाहर का जितना भी काम होगा वो पुरुष के अंदर आएगा, यानी वो करेगा। लैंगिक असमानता का आधार क्या है। लैंगिक असमानता का अधिकार प्रचलित रूढ़ी छवियां और तयशुद्ध सामाजिक भूमिका, यानी जो पहले से चली आ रही विचारधारा है वही है लैंगिक असमानता का आधार। यानी इसी के जरिए हम आज भी यही कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, पेशागत स्थानापन्न किसे कहते हैं। जब एक व्यक्ति अपने पेशे को बदलता है यानी काम को बदलता है, अर्थात एक पेशा छोड़कर दूसरे पेशे में को अपना लेता है, उसे पेशागत स्थानापन्न कहते हैं। जान लो जैसे कि कोई मान लो पहले कपड़े की दुकान कर रहा था, कपड़े की दुकान के बाद अब खाने की दुकान पे आ गया, तो जो उसने अपना पेशा बदल दिया तो उसे क्या कहते हैं, पेशागत स्थानापन्न कहा जाता है। पारिवारिक कानून का क्या अर्थ होता है। पारिवारिक कानून वह कानून है जो पारिवारिक मसले जैसे विवाह, गोद, तलाक, उत्तराधिकार आदि को हल करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पारिवारिक कानून कहा जाता है। ये आपके छोटे छोटे कीवर्ड्स थे, यानी एक एक नंबर में पूछे जाते थे इसलिए रखा था। अब पढ़ते हैं, भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। यानी जैसे आपने देखा होगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनमें महिलाओं की जो भूमिका है वो काफी कम है। इसका कारण क्या है, तो ये है, महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव है। मतलब वो क्योंकि घर से बाहर तो उन्हें पहले निकाला नहीं, उन्हें तो
बंद करके रखा गया, तो इस वजह से उनमें जो राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, कमी है। पुरुष अभी भी महिलाओं को आगे आने नहीं देते। सही बात है, लीडर बनने में कम रखा जाता है उन्हें, पर आजकल तो जो हमारे भाई, जो हमारी राष्ट्रपति और दिल्ली की सीएम भी है, वो भी एक महिला ही है। ठीक है, आप उनका कमेंट करिए, अगर उन्हें नाम पता है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखना भाई। अगला है, राजनीतिक दल महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं देता, क्योंकि भाई जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें जो महिलाओं की जनसंख्या होती है वो कम होती है, पुरुषों से तो कम ही है, तो उसके आधार पर उन्हें टिकट नहीं देता। महिलाओं की साक्षरता दर भी कम है, यानी महिला पढ़ी लिखी नहीं होती, इसलिए ये कहा जाता था पहले, अब तो है भाई काफी पढ़ी लिखी है, तो इस वजह से भी उन्हें राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की विशेषता लिखी है। पहले तो बताना पड़ेगा ये होती क्या है, देश की आबादी में उनके प्रतिशत क्या है। चलो देखते हैं, पहला तो हम बताते हैं पहले अनुसूचित जातियां होती क्या है। वह जातियां जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग और अछूत मानी जाती हैं तथा जिनका अपेक्षित विकास नहीं हुआ है, मतलब जो हिंदू समाज की व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग माने, जैसे उच्च जाति ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, ये सारे जो ऊंची जाति में आते हैं उनसे अलग माने, अछूत मानी जाती है, छोटी जाति होती है, उन्हें कहा जाता है। जिनका अपेक्षित अपेक्षित विकास नहीं हुआ है, मतलब जिनको विकास उभरने नहीं दिया गया है, वो आती है अनुसूचित जातियों में। अब आते हैं अनुसूचित जनजाति क्या होती है। ऐसा समुदाय जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में रहता है और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, मतलब जो पिछड़े वर्ग के होते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनका जो समाज है उनसे कोई मतलब नहीं रहा है, साथ ही उनका विकास नहीं हुआ है, उनका भी विकास नहीं हो पाया है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.2% है तथा अनुसूचित जनजाति का है वो 8.2% है, क्योंकि उसमें बोला था कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये भी बता दिया हमने, एक एक नंबर में पूछ लेता है आपसे। भारत में महिलाओं की निम्न और दयनीय स्थिति के लिए उत्तराधिकार उत्तरदायी किन्हीं 3 कारण को स्पष्ट कीजिए। जो भारत में महिला हैं उनकी निम्न और दयनीय स्थिति, मतलब वो बेचारी कमजोर हैं और इनकी खराब स्थिति है, उसके क्या कारण हैं, तो बताने हैं। भारत में महिलाओं की निम्न और दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायित्व कारण है, पहला, शिक्षा में महिलाओं का निम्न स्तर, यानी उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। महिलाओं में लैंगिक असमानता करने के कारण होता है। राजनीति में महिलाओं की अपेक्षाकृत और महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव होते हैं। ठीक है, आप इन्हें एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जैसा अभी मैंने ऊपर पढ़ा है ही है इन्हें सबको, ये सारे पॉइंट तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, ये आपके थिंक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और पेपर में काफी बार पूछे भी जाते हैं, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मान लेना, क्योंकि भाई नारी असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो पहला है दहेज और अवैध घोषित करना, दहेज को अवैध घोषित, मतलब दहेज प्रथा होती है, दहेज लेते थे हम, उसे बंद करना। पारिवारिक संपत्ति में स्त्री पुरुष को बराबर हक, यानी जो भी हम बंटवारा होता है उसमें महिलाओं को पूरा पूरा हक दिया जाएगा बराबर का। कन्या भ्रूण हत्या को कानूनी अपराध घोषित करना, कन्या भ्रूण हत्या यानी जैसे पेट में ही जो कन्या होती थी उसे मार दिया जाता था, अगर पता लग जाती, जैसे जांच होती थी तो उसे पहले ही खत्म कर देते, पैदा ही नहीं होने देते कन्या को। समान कार्य के लिए समान परिश्रम का प्रावधान, मतलब भाई जिस काम को करने के लिए पुरुष को 10 रुपए मिल रहे हैं तो उसी काम को करने के लिए महिला को पहले 5 या 3 रुपए दिए जाते थे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, है ना। तो सरकार ने प्रावधान लाया, यानी नियम लेके आए कि भाई 10 रुपए अगर पुरुष को मिल रहे हैं तो 10 रुपए ही महिला को मिलने चाहिए, क्योंकि काम तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं। अगला है नारी शिक्षा पर जोर देना, भाई उन्हें पढ़ाना लिखाना करना है। और आपने जैसे ये पोस्टर तो देखे ही होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी ये योजना ये सरकार द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, अब ले महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता देश के विकास के लिए आवश्यक है। हाँ भाई जरूरी है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करें, अब ये बताना है आपको। ठीक है, वो किसके लिए था, पहले वो हो गया। अब अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, ये करी गई थी। राजनीति में महिलाओं को 33% सीटों का आरक्षण, यानी 1/3 सीटें जो महिलाओं के लिए वो रिजर्व कर दी गई हैं भाई राजनीति में। 2006 में घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, जैसे उनसे भाई घरेलू उत्पीड़ना होती है उनके साथ मार पिटाई कर देते थे, ये सारी चीजें, उनका भी अधिनियम ना वो नियम लाया गया। 1961 का दहेज निषोध अधिनियम, दहेज प्रथा जो बंद करी गई है वो भी आया, वो कब आया था, 1961 में आया था। कन्या भ्रूण को कानूनी अपराध घोषित कर दिया, मतलब जैसे हमने ऊपर पढ़े हैं वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि क्वेश्चन में पूछ क्या लिया, इसलिए मैंने दोनों बार रखा है क्वेश्चन।
धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे, आपको ये बताना भाई। धर्म और राजनीति में महात्मा गांधी के अनुसार धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका अभिप्राय नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हुए होते हैं। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। राजनीतिक धर्म होता है वो स्थापित मूल्यों से, मतलब जो सारी चीजें हैं वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए, सारे धर्म बराबर होते हैं, उनका यही मानना था। इसलिए उन्होंने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करा जा सकता। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? सांप्रदायिकता समाज की वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह अन्य समूह अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी जो एक तबके के लोग होते हैं, यानी एक धर्म के लोग होते हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर यानी उन पे अपनी श्रेष्ठता, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक धार्मिक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा, मतलब भाई अगर हम एक को दबाएंगे या तो वो बेचारा दब के ही रहेगा, है ना, रहना होगा, अथवा फिर उनके अलग राष्ट्र बनाना होगा, उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यही हो सकता है, या तो उनसे मिलकर रह लो यानी उनसे दब कर रहो, वरना उन्हें अलग कर दो यानी उन्हें वहां से भगा दो। एक काम यही हो सकता है, ये होता है। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए 3 तथ्य कौन कौन से हैं भाई? एक, धर्म को अन्य धर्म से बेहतर मानना, ये हमारी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। धर्म के आधार पर वोट बैंक का निर्माण करना, यानी धर्म के नाम पर, जैसे कोई हिंदू के नाम पे वोट मांग लेता है, कोई मुसलमान के, कोई सिख के, कोई ईसाई के नाम पे वोट मांगता है, वोट बैंक तैयार करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देना, ज्यादातर भाई जो राजनीति होती है यही हमारे जो धार्मिक रूढ़िवादी होते हैं, आपस में जो लड़ाइयां करवाते हैं, ये राजनीति पार्टी ही हमारी ज्यादातर होती है, क्योंकि एक पार्टी किसी दूसरे धर्म का सपोर्ट करती है तो दूसरी पार्टी किसी और धर्म का सपोर्ट करती है, इस वजह से आपस में तनातनी ज्यादा हो जाती है। चौथा होता है कट्टरपंथी विचारधारा। कट्टरपंथी विचारधारा जैसे कि भाई हम हिंदू हैं तो हिंदू ही हैं, है ना, यानी हमारे लिए दूसरा धर्म कोई है नहीं, ऐसा कहने वाले। जैसे मुस्लिम में होते हैं कि भाई हम तो हैं, पंजाबी में होते हैं सिख हैं तो हम सिख हैं, हम किसी और धर्म को क्यों अपनाएं। तो ये जो ये हमारे अंदर हो जाती है कट्टरपंथी हो जाती है, तो ये भी चीज थोड़ा, ये धर्म जो हमारे इसका सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देती है। अब आते हैं नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं, इसकी विशेषता और प्रभाव को बताइए। अभी मैंने बताया था आपको नारीवाद आंदोलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। जैसे ऊपर छोटा लिखा था क्योंकि वो 1-2 नंबर का था, ये दीर्घ वाले 5 वाले हैं इसलिए इसमें बड़ा लिखा हुआ है। तो इसकी विशेषता क्या थी? यह आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और सत्ता पर उनकी पकड़ की वकालत करता है, यानी उनको बढ़ावा देता है। इसमें महिलाओं को घर की 4 दीवारी के भीतर कैद करने रखने और घर के सभी कामों का बोझ डालने का विरोध सम्मिलित है, मतलब भाई वो घर में ही रहती हैं। यह प्रतात्मक परिवार को मात्रात्मक सत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर करता है। यह प्रतात्मक परिवार को मात्रात्मक बनाने, पितरात्मक क्या होता है, यानी जहां पर सारे प्रमुख फैसले पिता के हाथों में होती हैं, उसे पितात्मक सत्ता कहते हैं। ठीक है, तो वो ये भी कहता है कि भाई महिलाओं को भी कुछ अधिकार दो, महिलाओं को भी बोलने का अधिकार दो, वो भी अपना पक्ष रख सकती हैं। महिलाओं की शिक्षा तथा देश के विभिन्न देशों में उनके व्यवसाय, देश आदि का समर्थक बने। यह महिलाओं को हर प्रकार के शोषण का विरोध करती हैं। ये किस क्या हो गई, इसके जो हमने लिखी इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब आते हैं अगला। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार किए गए हैं। भाई जब देश आजाद हुआ उसके बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुए हैं, परंतु वे अब भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। इस कथन को विभिन्न तथ्यों से समझाइए। जैसे भाई साक्षरता की दर है, जो महिलाओं में साक्षरता की दर थी वो 54% है, जबकि पुरुषों में वो 76% है। उच्च वेतन और उच्च स्थिति के पद, इस क्षेत्र में पुरुष महिलाओं से बहुत आगे हैं। असमान लिंग अनुपात, यानी अब भी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या केवल कितनी है, 33 है। घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न आज भी होता है। जन प्रतिनिधि संस्थाओं में कम भागीदारी अथवा प्रतिनिधित्व, यानी जन प्रतिनिधि क्या होता है, यानी जैसे कोई भी सोशल काम होता है उसमें अभी भी पुरुष ही ज्यादा आगे आते हैं, महिला कम आती हैं।
या कहो आने नहीं दिया जाता। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आर्थिक आत्मनिर्भरता कम है, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जब पुरुष ही आज ज्यादातर काम पर जाते हैं, महिला आज भी अधिकतर महिला हैं वो घर पर रहती हैं। दो मतलब 30 से 40% महिला होंगी वो आज काम पर जाती हैं अब भी। अब आते हैं जैसे पितृ प्रधान समाज किसे कहते हैं? ऐसा समाज जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है और उन्हें औरतों की तुलना में अधिक अधिक अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? पितृ प्रधान समाज कहा जाता है। अब आता है महिला का दमन कैसे हुआ। जैसे साक्षरता की दर थी वो 54 है, अब भी पुरुषों की 76 है। ऊंचा वेतन जो अभी हमने सब चीज पढ़ी है वही है। ठीक है, थोड़ा डेटा आगे पीछे हो सकता है, पर जैसे वहाँ 1933 था या 1919 है, तो ये अलग अलग वैसे होते हैं बुक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो, दोनों ही सही जाएगी। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधि का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36 यानी 36 कहते हैं वैसे फीसदी तक पहुंच सकी थी, वो 2019 में हुआ था। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे आता है, क्योंकि और देशों में महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट करा जाता है, वो राजनीतिक पार्टियों में भी आती हैं। ठीक है, पर भारत काफी नीचे आता है। अगला है विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो विधायिका में महिलाओं की प्रतिनिधित्व के सुधार के लिए महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कानूनी रूप से पंचायतों की तरह बाध्यकारी होना चाहिए। जैसे पंचायत में 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित है। कुछ राज्यों में जहां महिलाओं के लिए 50% सीटें भी आरक्षित हैं, वो कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% सीटें वो रिजर्व करी गई हैं। अगला है धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये मैंने अभी पढ़ाया है आपको, ठीक है, आप पढ़ लेना, ये वाला ही है भाई। जैसे इसमें लिखा है गांधी जी के अनुसार धर्म हिंदू धर्म इस्लाम जैसे किसी भी धर्म विशेष से संबंधित नहीं था, लेकिन नैतिक मूल्य जो सभी धर्मों को सूचित करते हैं, राजनीति को धर्म से के लिए नैतिक मूल्यों का द्वारा निर्देशित होना चाहिए। यानी वो मतलब किसी भी धर्म को नहीं लेके बोल रहे थे ऐसा, पर वो कह रहे थे कि सभी को यही चीज करनी चाहिए, यानी सबको बराबर हक देना चाहिए। अब है सांप्रदायिकता को दूर करने की क्या विधि है। मतलब आपने पढ़ तो लिया भाई सांप्रदायिकता ये होती है, ये ऐसे फैलती है, ऐसे ये नुकसान, इसे दूर कैसे करा जाए। अब है पहला शिक्षा द्वारा, एक है प्रचार द्वारा। शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छा है बताया जाए और विद्यार्थियों को सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाए। मतलब सभी धर्मों को बराबर बताया जाए और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव दर्शाया जाए। इससे सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है। प्रचार द्वारा समाचार पत्र रेडियो टेलीविजन आदि से जनता को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए, यानी धार्मिक जो बातें हैं वो सिखाई जाए, धार्मिक, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सांप्रदायिकता को दूर कर सकते हैं। अब आते हैं धर्मनिरपेक्षता। ये वर्डिंग पूछी जाती है, मैंने लास्ट में रख दी है, शुरू में नहीं रख पाया था, कोई बात नहीं। ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है तथा नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी होती है, इसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, अच्छा दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी होती है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधिक घोषित करा गया है। शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार होता है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया, मतलब संविधान में किसी भी जातिवाद पर भेदभाव हो वो नहीं किया जाएगा। अब जातिवाद क्या होता है भाई? जातिवाद के आधार पर लोगों में भेदभाव होता है। जातिवाद होता क्या है वैसे? तो मतलब जो लोग भाग आपस में जाति के लिए लड़ते हैं वो जातिवाद होता है, अपनी जाति को श्रेष्ठ बताते हैं, बड़ा बताते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? विभिन्न जातीय समूह का समाज में पदुनाक्रम। वर्ण व्यवस्था यानी जैसे पहले ब्राह्मण, फिर उसके नीचे ऐसे कर करके जो बन जाता है उसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण हुए कुछ परिवर्तन हुए। आर्थिक विकास हुआ है, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता का विकास,
व्यावसायिक गतिशीलता, गांव में जमींदारों की स्थिति का कमजोर होना। तो यही आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। आप ये मत सोचना कि थोड़े बड़े हैं, मतलब इतने सारे एक ही चैप्टर के करा दिए, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पर आप क्या करें, थोड़ा एक बार इन पे अगर नजर भी मार लेंगे तो अगर पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, वैसे तो आएंगे, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, पर तो आप इन्हें लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो इंग्लिश की है वो वीडियो चल रही है, साइंस के हैं उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर चल रहे हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।